गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑल राउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 16 जून 2022। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट से विजिट करके पीडीएफ और अन्य बहुत सारे स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जरूर विजिट करें, सभी से जुड़ जाएं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग से आग्रह करूंगा कि क्लास को अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर ऑफ इंडिया। हाल ही में कौन भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? सही जवाब है रूस। रसिया जो है, देखिए, सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। कहने का मतलब आप समझ ही गए होंगे। तेल जो आयात हम लोग करते हैं अपने देश के लिए, भारत के लिए, इस मामले में अब जो है रूस सऊदी अरब को पीछे छोड़कर दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है भारत के लिए ऑयल के क्षेत्र में, तेल के क्षेत्र में। देखिए, भारत अपने कुल आयातित तेल का 16% अर्थात 25 मिलियन बैरल तेल मई महीने में रूस से आयातित किया है, तभी जाकर ये रिकॉर्ड फिर चेंज हुआ है। और अमेरिका जो है चीन के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल का उपभोक्ता है। चलिए, रसिया बना है दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर तेल का, आपूर्तिकर्ता तेल का भारत के लिए। तो रूस के बारे में देखते हैं। रसिया, इसका कैपिटल कहाँ है? राजधानी मॉस्को है। मुद्रा वहां पे रसियन रूबल चलता है। प्राइम मिनिस्टर वहां पे मिखाइल मिशुस्तिन है और प्रेसिडेंट काफी चर्चा में है, व्लादिमीर पुतिन अभी हैं। चलिए, ये तो रहे कुछ एक्स्ट्रा बात। अब देखते हैं हम लोग ऑप्शन से इसी प्रश्न पर आधारित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण हाल फिलहाल के न्यूज जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनिए। अमेरिका मैंने ऑप्शन में दिया है। ये हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बन गया है। कौन? अमेरिका। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अर्थात ट्रेडिंग पार्टनर जिसे कहेंगे, तो भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अर्थात व्यापारिक साझेदार अमेरिका बन गया है। अमेरिका के अभी वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? यूएस प्रेसिडेंट, तो वो है जो बाइडेन, और ये 46वें क्रम के वहां के राष्ट्रपति हैं। ये जो है क्रम हमने बताया, ये पूछा जाता है। डोनाल्ड ट्रम्प इसके पहले 45वें थे, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए, और वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के कौन है? तो वो है कमला हैरिस, और ये पहली श्वेत महिला उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की। ये भी आप जीके के तौर पर याद रख सकते हैं। और अमेरिका की कैपिटल अर्थात राजधानी कहाँ है? तो वो है वाशिंगटन डीसी। कुछ लोग न्यूयॉर्क समझते हैं, न्यूयॉर्क इसका अमेरिका का एक बड़ा शहर है, लेकिन अमेरिका का राजधानी वाशिंगटन डीसी है। चलिए, ऑस्ट्रेलिया मैंने ऑप्शन में दिया है। भारत सरकार ने तकनीकी सहयोग के लिए अभी हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? वो है कैनबेरा। और ऑस्ट्रेलिया में मुद्रा क्या चलता है? तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है। और इसके प्रधानमंत्री अभी कौन है ऑस्ट्रेलिया में? तो एंथोनी, अभी नए बने हैं, इसको याद अच्छे से रखिएगा, एंथोनी अल्बानीज, ये वहां के प्रधानमंत्री हैं। चलिए, नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रांस। हाल ही में भारत सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए अर्थात हेल्थ के क्षेत्र में रिसर्च के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये फ्रांस के साथ किया गया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। यहाँ पे मुद्रा दो ठो चलता है, एक है यूरो, फिर से सुन लीजिए, फ्रांस की मुद्रा एक है यूरो और एक और चलता है CPF फ्रैंक। ये दोनों मुद्रा वहां पे चलता है। और प्रधानमंत्री यहाँ पे कौन है? तो ये भी नई बने हैं, एलिजाबेथ बोर्न, ये नए बने हैं यहाँ के प्रधानमंत्री। और फ्रांस के सबसे महत्वपूर्ण प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति कौन है? तो वो है इमैनुअल मैक्रोन। ये दोबारा से चुने गए हैं, तो ये भी न्यूज में है, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों, पहले प्रश्न से ये सभी फैक्ट्स, ऑप्शन से भी ये सभी फैक्ट्स हमने आपको दिया। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज अभी लाइक बटन दबा दें वीडियो का। और लास्ट में मैं ये नहीं कहूँगा, अभी ही लास्ट में इस सेशन को शेयर करके अपने सभी एजुकेशनल ग्रुप्स फ्रेंड्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं, शेयर करके हमारी सहयोग करें आप।
और चैनल पर आप नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन दबा दें। जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वे लोग दोबारा से सब्सक्राइब बटन नहीं दबाएंगे, केवल लाइक और शेयर कर देंगे। और नए लोग ये सभी कर देंगे, सब्सक्राइब, बेल बटन, लाइक और शेयर। दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है, विश्वास है आप लोग पर, आप लोग इसमें सहयोग जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज विच स्टेट टॉप्स इन ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी। ई गवर्नेंस सेवा वितरण में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है या सबसे पहला है, पहला रैंक प्राप्त किया है? तो वो है केरल। ई गवर्नेंस सर्विस जो जितने भी ऑनलाइन सुविधाएं हैं जो जनता को मिलनी चाहिए उस तरह घर बैठे उस तरह की सेवा का वितरण करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केरल पहले स्थान पर है। और इसी में ई गवर्नेंस सेवा वितरण में सर्विस डिलीवरी में केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करें तो उसमें जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर है। राज्यों की सूची में केरल और केंद्र शासित प्रदेश राज्यों में जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर है। ये इतना चीज याद रखेंगे। और इसमें इसको जारी कौन किया था? तो देखिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन जारी किया गया है। किनके द्वारा? तो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह। आइए इसमें थोड़ा सा ऐसे तो केरल भी चर्चा में है। जम्मू कश्मीर के बारे में हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि केरल के बारे में एक नीचे मैं फिर आपको बताऊंगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल अर्थात लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी मनोज सिन्हा हैं। और इसके दो राजधानियां, एक है जम्मू विंटर सीजन के लिए, एक है श्रीनगर समर सीजन के लिए। ये सभी यहाँ से याद रखेंगे। आइए ऑप्शन से अब हम आपको कुछ महत्वपूर्ण फिर बताते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न से आधारित ही ऑप्शन रहता है हमारा, आपको मालूम है। और उसमें एक्स्ट्रा जितना हो सके जो आपको जरूरी है बिना माइंड पर लोड दिए आपको याद कराने का प्रयास हम लोग करते हैं और वो आसानी से आपको याद भी हो जाता है। चलिए तमिलनाडु मैंने ऑप्शन में दिया है। ये हाल ही में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स अर्थात राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। और तमिलनाडु के अभी वर्तमान राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है? तो वो है RN रवि। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है गुजरात। गुजरात की न्यूज में है। तो नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो वो है गुजरात। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और गुजरात राज्य का ये स्थापना 1 मई 1960 में। और इसके वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। और वर्तमान राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। ये सभी फैक्ट्स यहाँ से याद रखें। उत्तर प्रदेश की न्यूज में है। तो देखिए हाल ही में कौन भारत का सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक राज्य बन गया है? सब्जी उत्पादक राज्य में अव्वल कौन है, सबसे ऊपर कौन है? ये है उत्तर प्रदेश। इसके पहले वेस्ट बंगाल था, लेकिन इसको पीछे छोड़ उत्तर प्रदेश सबसे आगे आ गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सभी लोग जानते हैं, अभी बुल्डोजर बाबा के नाम से जाने जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल वहां पे हैं आनंदीबेन पटेल। दूसरे प्रश्न से ये सभी चीजें आप याद रखेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट में। चलिए थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2022? हाल ही में जारी विश्व प्रतिभा सूचकांक 2022 में भारत का रैंक क्या है? सही जवाब है 37वां स्थान है विश्व प्रतिभा सूचकांक अर्थात वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2022। इसमें भारत 37वें स्थान पर है। और हालांकि 6 स्थान का इसमें सुधार किया है। भारत 43वें से अब आगे बढ़ते हुए 37वें स्थान पर आ गया है। डेनमार्क पिछले साल तीसरे स्थान से 63 देशों की सूची में तीसरे स्थान पर था पिछले वर्ष, लेकिन इस वर्ष वो शीर्ष स्थान पर आ गया अर्थात वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में डेनमार्क पहले स्थान पर है। जबकि स्विट्जरलैंड शीर्ष रैंकिंग से खिसक कर दूसरे स्थान पर आ गया है और सिंगापुर तीसरे स्थान पर। पुनः देख लीजिए वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में अर्थात विश्व प्रतिभा सूचकांक 2022 में भारत 37वां और डेनमार्क पहले और स्विट्जरलैंड दूसरे और सिंगापुर तीसरे स्थान पर है। चलिए काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन से अब फिर मैं आपको कुछ बताऊंगा इसी तरह के प्रश्न पर आधारित कुछ रैंकिंग। तो देखिए हाल ही में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अर्थात UNCTAD, इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, UNCTAD, इसके बारे में मैं बताता हूं। तो UNCTAD तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा जारी FDI रैंक में भारत का स्थान क्या है?
तो 7वां है। FDI से आप क्या समझते हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है? अर्थात जैसे भारत में विदेशियों के द्वारा, विदेशी कंपनियों, गवर्नमेंट्स के द्वारा जब अपने इंडिया में आकर वो लोग इन्वेस्ट करते हैं तो वो होता है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो इस मामले में भारत का रैंक 7वां है और अमेरिका इसमें 367 बिलियन डॉलर के साथ FDI प्राप्तकर्ता के रूप में पहले स्थान पर, अर्थात अमेरिका में सबसे ज्यादा निवेश आ रहे हैं विदेशियों के द्वारा, दूसरे कंट्री के द्वारा, और उसी मामले में अपना देश 7वें स्थान पर है। नेक्स्ट है 180वां रैंक, 180। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का रैंक क्या है? तो बहुत ही बुरी इसमें रैंकिंग है। 180 देशों में भारत का रैंक 180वां है, मतलब सबसे नीचे है, जिसे हम लोग अपनी भाषा में नीचे से टॉप कहते हैं। तो इस मामले में भारत 180वें स्थान पर है, जबकि इसी में देखा जाए तो डेनमार्क पहले स्थान पर है। तो फर्स्ट और इंडिया का आपको जानना ज्यादा जरूरी होता है। डेनमार्क पहले स्थान और इंडिया 180वां स्थान। 150वां रैंक किसमें है? तो हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक 150वां है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत 150वें, और इसमें नॉर्वे पहले स्थान पर है। नॉर्वे फर्स्ट प्लेस पर है, इसको याद रखिएगा। फर्स्ट प्लेस पर और इंडिया, ये दोनों ज़्यादा जरूरी हैं। बाकी जरूरी रहे तो अच्छा है, याद रहे तो, क्योंकि वो मेंस वगैरह में कोई एग्जाम आप डिस्क्रिप्टिव दे रहे हैं तो उसमें उस डाटा को डालिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए तीसरे प्रश्न से आगे बढ़ते हैं। चौथे प्रश्न पर, रिसेंटली विच हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इशू वार्निंग मैसेज ऑन एवरी पीस ऑफ सिगरेट। हाल ही में मादक पदार्थ सिगरेट के प्रत्येक पीस पर चेतावनी संदेश जारी करने वाला पहला देश कौन बन गया है? ये बन गया है कनाडा। कहने का मतलब है जो सिगरेट या कुछ सिगरेट में जैसे है डिब्बा, उसके अंदर कई बहुत सारे पीसेज होते हैं, कितने पीस होते हैं ये नहीं मालूम मुझे भी, तो उसमें जितने पीस होते हैं सभी पीस पर अलग से, क्योंकि डिब्बा होता है जो सिगरेट का, उसके डिब्बे पे मैसेज ऐसे दिखाया रहता है कि चेतावनी दिया रहता है, वार्निंग मैसेज रहता है कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और कैंसर वगैरह का उस पर बहुत सारा अजीब उस पर दिया रहता है वार्निंग मैसेज। लेकिन अब तक सब केवल डिब्बे पर ही देते थे, लेकिन ये डिब्बा के अंदर जितना भी पीस है सिगरेट का सभी पर पार्टिकुलरली वो वार्निंग मैसेज दिया है, और ऐसा करने वाला कनाडा विश्व का पहला देश बन गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए कनाडा के बारे में जानते हैं। कनाडा की राजधानी ओटावा है, कैनेडियन डॉलर यहाँ पे मुद्रा चलता है, और पीएम वहाँ पे कौन है? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं। चलिए ऑप्शन से अब हम लोग इसी तरह के कुछ ऐसे न्यूज देखते हैं। विश्व में पहला ऐसा कुछ करने वाला प्रश्न पर आधारित है ये ऑप्शन। इक्वाडोर, हाल ही में कौन जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो वो बना है इक्वाडोर। अब बताइए, जानवरों को भी कानूनी अधिकार मिल रहा है तो उसको क्या, उसके पक्ष में क्या क्या है, उसको क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए? तो अच्छी बात है, हमारे संविधान में सभी को एक समान अधिकार दिया गया है जैसे, उसी तरह अब इक्वाडोर में जानवरों को भी उसके जो अधिकार हो सकते हैं वैसे अधिकार दिया गया है, और ऐसा करने वाला पहला देश इक्वाडोर बन गया है। इक्वाडोर की राजधानी है क्विटो, QUITO, क्विटो, और यहाँ पे मुद्रा चलता है US डॉलर। चलिए नेपाल क्यों न्यूज में है? तो देखिए, हाल ही में कौन अपने देश भारत का NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI द्वारा जो UPI हम लोग की यहाँ चलता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये सब मैं जो फुल फॉर्म बोल रहा हूँ काफी आवश्यक है, ध्यान दे दे कि इसको नोट भी आप कर सकते हैं या याद रखिए, या पहले से याद है तो वेरी गुड। तो NPCI का UPI सेवा जो हम लोग अभी यूज करते हैं, पेमेंट करते हैं दुकानों पे कहीं भी, अब बहुत आसान हो गया है UPI यूज करना, फायदेमंद है, कैश रखने की झंझट नहीं है। तो ये UPI प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये अपना पड़ोसी मुल्क नेपाल बन गया है। नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो वो है काठमांडू। नेपाल में मुद्रा क्या चलता है? तो नेपाली रूपी चलता है। नेपाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है शेर बहादुर देउबा, और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कौन है अभी? तो वो है विद्या देवी भंडारी, विद्या देवी भंडारी। चलिए इजराइल की न्यूज में है, तो नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला कौन विश्व का पहला देश बन गया है? यही इजराइल बन गया है। इजराइल, क्योंकि ड्रोन अभी आम पब्लिक सभी जगह यूज नहीं कर सकते हैं, प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब हवाई क्षेत्र में ड्रोन का भी उपयोग वहां करने का अनुमति मिल गया है। ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है।
इजराइल की राजधानी कहाँ है? तो वह है जेरूसलेम। और इजराइल में मुद्रा क्या चलता है? तो इजरायली न्यू शेकेल, SHEKEL, न्यू शेकेल। और वहाँ पे प्रधानमंत्री हैं नाफ्तली बन्नेट, NETTT। और प्रेसिडेंट भी हैं वहाँ पे, कौन है? तो वो है इसाक, हिंदी में ही लिख देता हूँ, इसाक हर। हिंदी तो हम लोग को राष्ट्रीय भाषा है, हालांकि हम लोग ज़्यादा इंग्लिश ही टाइप यहाँ करते हैं, हम भी लिखते हैं, आसान पड़ता है आप लोग को समझने और मुझे समझाने में भी, इंग्लिश में ही। हरजोग, इसाक हरजोग, चलिए दोनों भाषा हो गया। तो ये इजराइल के प्रेसिडेंट हैं। चलिए चौथे प्रश्न से आगे बढ़ते हैं, पांचवें प्रश्न पर। ऑन विच डे वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे हैज बीन ऑब्जर्व्ड रिसेंटली? हाल ही में किस दिन विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया गया है? सही जवाब है 15 जून। वृद्ध व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार उपेक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा अर्थात UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस को आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण इसका विषय, थीम, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2022 का विषय अर्थात थीम क्या है? तो इंग्लिश में ही होता है ये, और इंग्लिश में आपको निश्चित याद भी रखना चाहिए क्योंकि वैश्विक स्तर का ये दिवस है। तो इसका थीम है कम्बैटिंग एल्डर अब्यूज। वैसे मैंने हिंदी में भी कर दिया है, देखिए, बुजुर्ग दुर्व्यवहार का मुकाबला, लेकिन आप दोनों को याद रखिएगा, पता नहीं आपसे क्या पूछ दिया जाए। चलिए यूनाइटेड नेशन के बारे में जान लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र के बारे में। 24 अक्टूबर 1945 में इसका स्थापना हुआ है। मुख्यालय USA के न्यूयॉर्क में है और इसके सेक्रेटरी जनरल अर्थात महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं, जिनका कार्यकाल अभी हाल ही में बढ़ा भी है, तो याद रखिएगा। आइए ऑप्शन से प्रश्न पर आधारित कुछ ऐसे ही देखते हैं। महत्वपूर्ण डेज, जो ऐसे तो अब तक बहुत सारे डेज हो गए हैं जून में, लेकिन ऑप्शन 4 ही है तो मैं उतना ही दिया हूँ, लेकिन इसको हम लोग कल क्या करेंगे, अब तक जितने भी डेज हैं कल रिपीट कर लिया जाएगा। चलिए 5 जून, काफी आसान है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है हाल ही में? तो 5 जून को। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को। लेकिन मुझे देने का मतलब ये था, इसमें थीम बताना, थीम महत्वपूर्ण है, वो पूछा जाएगा, वो किसी को लगभग याद नहीं होगा। तो विश्व पर्यावरण दिवस का थीम है, विषय है 2022 में ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ, ये इसका थीम है, विषय है। अर्थात हिंदी में देखा जाए तो इसका क्या हो जाएगा, केवल एक पृथ्वी। लेकिन आप इंग्लिश भी ज्यादातर याद रखिएगा, हिंदी में हो सकता है ना पूछे। 8 जून को क्या मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व ब्रेन ट्यूमर डे मनाया गया है। कब? 8 जून को, विश्व ब्रेन ट्यूमर डे। और इसका भी थीम रहा है, वो मैं लिख देता हूं, टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्ग, ये इसका थीम है। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस ये मनाया गया है 8 जून को। थीम है टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्ग, अर्थात साथ में हम मजबूत हैं। चलिए 12 जून को क्या मनाया गया? तो काफी महत्वपूर्ण है ये भी, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ये 12 जून को मनाया गया है। तो दोस्तों ये 5 प्रश्न में मैंने MCQ दिया है, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्लास की क्या क्वालिटी है। आगे अभी काफी महत्वपूर्ण कुछ बहुत अभी प्रश्न लिस्टेड हैं, आप बने रहिए, बहुत ऐसे एक्स्ट्रा फैक्ट में जो दूंगा आप बिल्कुल पसंद आएगा, परीक्षा उपयोगी है। ज्यादा 5 ही MCQ क्यों रखा हूं मैं? क्योंकि इतना मैं अपना 100% देने के बाद भी आप लोग क्लास तो देख ले रहे हैं लेकिन शेयर नहीं कर रहे हैं, काफी कम लोग देख रहे हैं। और उतने ही लोग, कम से कम आप जितने ग्रुप्स हैं आपके पास, वो अगर वहाँ शेयर कर देते तो हमारे पास और भी इसमें आपके तरह के दोस्त भाई बहन आते हैं और व्यूज बढ़ता, तो उससे थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है और अच्छा करने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो उम्मीद है आप लोग सहयोग करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे, फिर आगे हम लोग और इससे भी बेहतर, क्योंकि बेहतर कभी भी लास्ट बेहतर नहीं होता, उससे बेहतर हमेशा जगह बना रहता है, उससे भी बेहतर करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली अंडर विच स्कीम इंडिया फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन सर्विस हैज बीन फ्लैग्ड ऑफ? हाल ही में किस योजना के अंतर्गत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है? तो भारत गौरव योजना, भारतीय रेलवे की भारत गौरव योजना के तहत कोयम्बटूर से शिरडी, ये याद रखिएगा, कोयम्बटूर से शिरडी के बीच एक निजी ऑपरेटर द्वारा संचालित पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत और दुनिया के लोगों के लिए भारत की समृद्ध संस्कृति, विरासत और शानदार ऐतिहासिक स्थानों को प्रदर्शित करना है। साउथ स्टार रेल पंजीकृत सेवा प्रदाता है जो इसे भारत गौरव ट्रेन का संचालन कर रही है। अब आइए, भारतीय रेलवे के बारे में बात हुई है तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स में आपको चर्चा कर दूं। भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे के बोरी बंदर स्टेशन से ठाणे के
थाने स्टेशन के बीच 34 किलोमीटर की दूरी के लिए पहली बार ट्रेन चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में। भारतीय रेलवे में कुल 18 रेलवे जोन है, जिसमें कोलकाता मेट्रो भी है। भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। तो वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? श्री अश्वनी वैष्णव। और सबसे महत्वपूर्ण, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी अर्थात चेयरमैन एंड सीईओ विनय कुमार त्रिपाठी हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7वां प्रश्न। हाल ही में स्पेन के विदेश मंत्री भारत के आधिकारिक दौरे पर आए हुए हैं, तो स्पेन की राजधानी कहाँ है? ये मैड्रिड है। मैं ये प्रश्न ऐसा क्यों बनाया हूँ, इसलिए आपको ये बता सकूं, कई बार बता चुका हूँ कि देखिए वहाँ के विदेश मंत्री यहाँ आए हैं, ये तो बिल्कुल प्रश्न हो सकता है नहीं बने, या वहाँ के विदेश मंत्री के नाम भी आपसे नहीं पूछा जा सकता। लेकिन अगर कंट्री किसी देश का कैपिटल, राजधानी और मुद्रा पूछा जाता है, तो इसी तरह से कोई देश अगर न्यूज में रहा है, रिलेटेड रहा है, तो इसी तरह से उसी देश का राजधानी या मुद्रा आपसे पूछ लिया जाता है। इसलिए मैं इस प्रश्न को बनाकर आपको ये बात बताने का प्रयास किया है। तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और उनकी यात्रा जो है व्यापार, रक्षा, जलवायु परिवर्तन, विज्ञान, नवाचार सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर सहयोग वार्ता और समझौता को बल देगी। अभी आए हैं, देखिए क्या क्या समझौता होता है, फिर हम लोग उसको भी न्यूज में देखेंगे। स्पेन की राजधानी जैसे मैड्रिड हो गई, मुद्रा वहाँ पे यूरो और प्रधानमंत्री पेड्रो सैंचेज वहाँ पे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा धोलेरा के विकास को मंजूरी दी गई है? तो ये है गुजरात में। गुजरात में भी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये गुजरात के अहमदाबाद के धोलेरा में इस नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के पहले चरण के विकास को मंजूरी दे दी गई है, जो अगले 48 महीने अर्थात 4 साल में पूरा हो जाएंगे। और इसमें इस हवाई अड्डे पर संचालन का समय सीमा 2025-26 के आसपास रखा गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री इससे संबंधित हैं। कौन है? श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 में। राजधानी इसका गांधीनगर है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं और गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। Where has the first national conference of all the chief secretaries of the country been started recently? हाल ही में कहाँ देश के सभी मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू किया गया है? ये किया गया है हिमाचल प्रदेश में। मुख्य सचिवों के 3 दिवसीय ये राष्ट्रीय सम्मेलन है और पहली बार ऐसा हो रहा है, क्योंकि मुख्य सचिव सभी राज्यों के होते हैं मुख्यमंत्री को सलाह देने के लिए और राज्य को सब कुछ निर्देशित और अधिकारियों को निर्देशित करने के लिए। तो उन्हीं सचिवों का ये पहला कॉन्फ्रेंस पहली बार हो रहा है और हिमाचल प्रदेश में इसका हो रहा है। मोदी जी भी इसमें शामिल होंगे। चलिए, और इसका अध्यक्षता देखिए मोदी जी कर रहे हैं, ये बात यहाँ पे है। और ये जो सम्मेलन है, इसमें 3 विषय ऐसे रखा गया है जो मैं उचित समझा इसको आपको बताना। पहला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन के बारे में चर्चा, शहरी शासन, और तीसरा फसल विविधीकरण और तिलहन दलहन और अन्य कृषि वस्तुओं पर आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। इन्हीं विषयों पर उसमें चर्चा होगी। हिमाचल प्रदेश में हो रहा है ये मुख्य सचिवों की पहली कॉन्फ्रेंस भारत में, तो ये हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। हिमाचल प्रदेश राज्य का स्थापना 25 जनवरी 1971 में। इसकी राजधानी 2 है, एक है शिमला समर सीजन, एक है धर्मशाला विंटर सीजन के लिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। राज्यपाल वहाँ पे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस फाइनेंशियल वेलनेस प्लेटफॉर्म ने व्हाट्सएप पर क्रेडिट लाइन सेवा शुरू करने वाली पहली कंपनी बन गई है? अर्थात व्हाट्सएप पे क्रेडिट लाइन, जो पे लेटर बाई नाउ पे लेटर, और आपको जैसे कोई वस्तु खरीदना है तो क्रेडिट की जरूरत है, पैसे की कैश की जरूरत है, तो उस तरह से ये सुविधा अब तक व्हाट्सएप पर तो नहीं था। हाँ, व्हाट्सएप पर बहुत पहले से यूपीआई सेवा आ गया है, बहुत लोगों को पता ही नहीं है। तो यूपीआई सर्विस आप व्हाट्सएप से भी पैसा भेज सकते हैं, बशर्ते कि अगला जिस पर भेजना है वो भी यूपीआई सेटअप किया हो जैसे आप किए हैं। तो यूपीआई सर्विस पहले से है, लेकिन क्रेडिट वगैरह का सुविधा यहाँ पे नहीं था। अब इस पर क्रेडिट लाइन शुरू करने वाला पहली कंपनी बन गया है। कौन? कैसे। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, यही है, वही बन गया। यही बताने का प्रयास किया गया इस प्रश्न में, जो मैंने इससे भी चर्चा कर दिया। और काफ़ी आसान है इसको लेना। इसमें बताया गया कि काफ़ी आसानी से केवाईसी कर लिया जाएगा, कि बिना किसी फॉर्म वगैरह भरे, दस्तावेज बिना अदर ऐप डाउनलोड किए, सब कुछ इसी व्हाट्सएप पर ही आपको ये सुविधा मिल जाएगा। तो अच्छी है ये, कैसे कंपनी है ये, और ये ऐसा करने वाला पहली कंपनी बन गई है व्हाट्सएप पर क्रेडिट लाइन की सुविधा देने वाली। चलिए, हाल ही में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडा के द्वारा किस देश में आम महोत्सव का आयोजन किया गया है? अर्थात मैंगो फेस्टिवल जो है, इसे सुन लीजिए। देखिए, एपेडा का फुल फॉर्म देख लीजिए। ये जो अपेडा है, एग्रीकल्चरल
एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये अपीडा का फुल फॉर्म होता है। इसको नोट कर लीजिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लर्क में इतना लंबा तो नहीं, लेकिन पीओ में, बैंक पीओ में और अन्य जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें इसको पूछा जा सकता है। तो अपीडा का फुल फॉर्म हुआ। तो इसी के द्वारा, अपीडा के द्वारा कहाँ पे आम उत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है बहरीन में। आम महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी में पूर्वी राज्य जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, यूपी, उड़ीसा के आमों के 34 किस्म, बहरीन के अल जजीरा समूह सुपरमार्केट के 8 अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शित किया जा रहा है, ये आम उत्सव के नाम से। ठीक है, बहरीन में किया गया है, ये याद रखिएगा। ये आम उत्सव कहाँ मनाया गया है? विदेशों में, भारत का इस अपीडा के द्वारा, तो बहरीन में। चलिए, बहरीन में मैंगो शो, मैंगो फेस्टिवल 2022 के तहत भारतीय आमों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार का पता लगाने के लिए अपीडा की नई एक पहल हिस्सा है ये। बहरीन के बारे में देखिए, मनामा इसका मुद्रा है, मुद्रा वहाँ पे बहरीनी दिनार चलता है। ऑप्शन में आएगा तो केवल दिनार देगा, बहरीनी नहीं देगा, इतनी बात तो आप ही समझ रहे हैं। चलिए, 12th क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच डे वर्ल्ड विंड डे हैज बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली, हाल ही में किस दिन विश्व पवन दिवस मनाया गया है? तो ये 15 जून को मनाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण है इसमें इसका थीम, विश्व पवन दिवस अर्थात वर्ल्ड विंड डे 2022 का विषय क्या है, थीम क्या है? तो देखिए, द सेलिब्रेशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ विंड एनर्जी एंड इट्स बेनिफिट, हिंदी में पवन ऊर्जा और उसके लाभों का उत्सव और प्रशंसा। ये सब याद रखेंगे यहाँ से। चलिए, नेक्स्ट है, रिसेंटली हु हैज बीन स्वर्न इन एज द न्यू लोकायुक्त ऑफ कर्नाटका स्टेट, हाल ही में कर्नाटक राज्य के नए लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है, शपथ लिया उन्होंने? उनका नाम है BS पाटिल। कर्नाटक राज्य के नए लोकायुक्त BS पाटिल। और राज्यपाल वहाँ पे कौन है? थावर चंद गहलोत। इनको न्यायमूर्ति BS पाटिल को कर्नाटक के नए लोकायुक्त के रूप में शपथ दिलाया है। ये कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 में। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं और राज्यपाल थावर चंद गहलोत हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भाला फेंक खिलाड़ी ने 89.3 मीटर की दूरी पर भाला फेंक कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो वही एकमात्र एथलीट जो ओलंपिक में अब तक अपने इंडिया के लिए, और वो भी इस बार टोक्यो ओलंपिक 2021 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, वही अब जो है नया एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। 89.3 मीटर दूरी पर भाला इन्होंने फेंका है। और बाकी इनके बारे में बताया है कि नीरज चोपड़ा एकमात्र एथलीट हैं अपने भारत में, और भारत में देखा जाए पूरी अब तक हिस्ट्री में, तो ये दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल कराए हैं। इनसे पहले अभिनव बिंद्रा थे, वो निशानेबाज थे, शूटर थे, वो लाए थे टोक्यो ये ओलंपिक में स्वर्ण पदक, और दूसरे व्यक्ति ये बन गए हैं। एथलीट के बारे में देखा जाए तो पहले एथलीट हैं स्वर्ण पदक ओलंपिक में लाने वाले। यही सब मैंने इसमें ये जो बात सब बताया, वही बात इस सब में लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा। और कुछ एक्स्ट्रा इसमें, नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और ओलंपिक में केवल दूसरे व्यक्ति, वो बात तो मैंने आपको बताया ही। चलिए, नेक्स्ट है, भारत सरकार की उड़ान योजना। उड़ान का मतलब होता है उड़े देश का आम नागरिक। इस वर्ष अपनी कौन सी वर्षगांठ मना रहा है? तो 5वीं वर्षगांठ अपना मना रहा है ये उड़ान योजना भारत सरकार का। ये उड़ान का मतलब मैंने बताया ही, उड़े देश का आम नागरिक। ये एक ऐसा योजना है सरकार का कि आम नागरिक भी हवाई सफर कर सकेगा, डोमेस्टिक घरेलू उड़ान। जैसे मान लीजिए पटना से आपको कोलकाता जाना है, तो आप उड़ान योजना के तहत वहां से उपलब्ध अगर है तो आप सस्ती दरों पर हवाई सफर कर सकते हैं। आपका सपना सपना ही नहीं रहेगा, आपका सपना पूरा भी होगा हवाई सफर करने का इस उड़ान योजना से। इसीलिए इस योजना को लाया गया था। चलिए, और इसमें महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको बता सकता हूँ क्या, विमान क्षेत्र की सस्ती दरों पर इसमें सफर कराया जाता है, सभी लोग कर सकते हैं। जैसे ट्रेन का AC का जो भाड़ा है उससे भी कम या उतना में आप हवाई का सफर कर सकते हैं। इस योजना को 21/10/2016 में क्षेत्रीय संपर्क योजना यहाँ पे शुरू किया गया था। यही बात इसमें मैंने बता ही दिया। चलिए, इसको आप अपने से अच्छे से इसको पढ़ भी सकते हैं। उड़ान क्या है ऐसे मैंने बताया ही, लेकिन भाषा में आप कैसे इसको कहीं लिखेंगे वो बात मैंने यहाँ पे लिखा है अपनी भाषा में। इसको आप अपने से खुद पढ़िएगा, क्योंकि मैं आपको समझाने के व्यू से इससे भी आसान करके मैंने आपको समझा दिया। चलिए, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट की कौन सी प्रचलित इंटरनेट ब्राउजर सेवानिवृत्त हुई है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये सबसे पहले जो है ये ऐसे ई लिख के ऐसे रहता है ना, वो ब्राउजर था जो पहले हम लोग यूज करते थे, तो वो अब सेवानिवृत्त हो गया है। माइक्रोसॉफ्ट का ये प्रोडक्ट था, ब्राउजर था, जैसे अभी हम लोग गूगल क्रोम यूज करते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट में आ गया है एज, ADGE,
माइक्रोसॉफ्ट का एज ये एक ब्राउजर है वो भी चल रहा है, और उसके अलावा गूगल क्रोम चल रहा है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो पहले बहुत चला है ये, अब ये रिटायर हो गया है। माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, 1995 में ये लॉन्च हुआ था। आइए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट को शॉर्ट में एमएस कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ और चेयरमैन अभी सत्य नडेला हैं, और ये अपने भारत से हैं, तो गर्व की बात है। चलिए, स्थापना माइक्रोसॉफ्ट का 4 अप्रैल 1975 में, हेडक्वार्टर इसका रेडमोंड वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। चलिए दोस्तों, मैं आप लोग से इससे पहले थोड़ा सा आग्रह करूंगा कि चैनल पे जो है बहुत सारे टॉपिक वाइज क्लास कराए गए हैं, उसका लाभ उठाएं आप। काफ़ी बेहद अलग अंदाज में है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव है वो सभी टॉपिक वाइज क्लास, आप उसको जरूर देखिए। बहुत सारे टॉपिक पर कराए गए हैं। आगे आपको और कौन सी टॉपिक पर किस पर चाहिए वो आप कमेंट में बताएं, उस पर हम लोग क्लास देंगे। और इसके अलावा अब हम लोग स्पेशल क्लास, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज और स्पेशल क्लास चैप्टर वाइज, ये सब बैंक, एसएससी, रेलवे के लिए, बिहार सचिवालय के लिए, ये सब पर क्लास स्पेशल जल्द ही शुरू कर रहे हैं। एंड्रॉयड ऐप भी स्टार एजुकेशन का आने वाला है, बहुत सारा काम चल रहा है, तो आप बने रहें, इन सभी का तब तक लाभ उठाएं। अन्य दोस्तों को जरूर चर्चा में लाएं कि वो लोग भी जुड़े और हम लोग का फैमिली बढ़े, ताकि हम लोग उत्साहित होकर और अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करें। चलिए, क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखते हैं। विच स्टेट हैज वन द टाइटल ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021? खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो पिछले क्लास में मैंने इसका जवाब आपको दिया था, उम्मीद करता हूँ याद होगा। तो याद है तो भी, नहीं तो पिछला क्लास देखें या गूगल सर्च कर लें और इस प्रश्न का जवाब याद भी कर लें, और कमेंट में प्लीज जरूर कमेंट में इसका जवाब आप दीजिए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा, स्टार एजुकेशन का ये आज का क्लास। तो उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। आए हैं तो प्लीज़ अब तक अगर लाइक बटन नहीं दबाए हैं तो लाइक बटन दबा दीजिए, और इसे शेयर करके अन्य एजुकेशनल ग्रुप्स, फ्रेंड्स के पास स्टार एजुकेशन का सहयोग करें। चैनल पर आप नए हैं या अब तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दें। पहले से जो लोग सब्सक्राइब कर लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वो लोग केवल लाइक और शेयर करेंगे, जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा देंगे, जिससे सबसे पहले और निश्चित रूप से आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल पाए। इसके साथ ही आप हमारे इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और स्टार एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। सभी से जुड़ जाइए, सभी का लिंक नीचे दिया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।